अब आप आइए इस मैप में, आप अपने एटलस में भी फिजिकल मैप पे आ जाइए। फिजिकल मैप में अगर आप आएंगे तो आपको अब चीज़ें ज़्यादा आसानी से दिखेंगी। ठीक है, तो हम फिजिकल मैप पे चलते हैं। फिजिकल मैप में आप आइए, सबसे पहले जहां पर आपने वेनेजुएला कंट्री देखी थी, है ना, वेनेजुएला, ये है आपका वेनेजुएला कंट्री। इस वेनेजुएला कंट्री के अगर आप उत्तर पश्चिम एरिया में आएंगे, यहां से अगर आप देखें तो यहां से एक माउंटेन शुरू हो रही है, वो पूरे के पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इस तरीके से फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा एक माउंटेन फैला हुआ है। इस माउंटेन का नाम है एंडीज, एंडीज माउंटेन। ठीक है, एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन की बात करें तो इसका सबसे पहला एक्सटेंशन आपको देखना है कि किन किन देशों में है। तो अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो उसमें जो टोटल 13 देश हैं उनमें से 7 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, वो 7 देश कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है आपको। तो शुरुआत होती है वेनेजुएला से, तो वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इक्वेडोर, इक्वेडोर के बाद आपका आ जाता है पेरू। ठीक है, पेरू के बाद बोलीविया, बोलीविया के बाद ये है चिली, और चिली के बाद ये है अर्जेंटीना। इन 7 देशों में फैला हुआ है पूरा का पूरा जो एंडीज माउंटेन रेंज है वो। ठीक है, एंडीज माउंटेन वेनेजुएला से शुरू होकर चिली और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है, पूरे के पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर। ठीक है, दूसरी बात, ये जो एंडीज माउंटेन है ये भी एक कॉर्डिलेरा है ना। इस पे अगर आप एंडीज में भी देखेंगे तो आपको लिखा मिल जाएगा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा। अब कॉर्डिलेरा क्या है, ये हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ते वक्त देखा था कि कॉर्डिलेरा किसी भी ऐसे माउंटेन सीरीज को कहा जाता है जहां पर कई सारे माउंटेन्स की चेन मिल रही हो, और वो सभी जो माउंटेन्स होंगे वो अलग अलग टाइम पीरियड में बने होंगे, अलग अलग प्रोसेसेस से बने होंगे, है ना। उनमें चट्टानों का, उनमें जो रॉक सिस्टम होता है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। तो ऐसे पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को आप कॉर्डिलेरा कहते हैं। ठीक है, बाकी हमने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा था कि पैसिफिक ओशन प्लेट का टकराव हो रहा है साउथ अमेरिकन प्लेट से, जिसकी वजह से इन पैसिफिक और जो साउथ अटलांटिक या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इन दोनों के प्लेटों का जब सबडक्शन हो रहा है, इन दोनों के प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा है, तो पैसिफिक प्लेट चूंकि ओशेनिक है इसलिए इसका कन्वर्जेंस सबडक्शन हो रहा है, और इस वजह से इन दोनों के बीच के जो भी सेडिमेंट्स हैं, है ना, जो भी डिपॉजिट्स हैं, वही फोल्ड के रूप में यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, अब चूंकि ये जो पर्वत श्रृंखला है ये न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन यानी नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, चूंकि हमने बात की थी प्लेट टेक्टोनिक जो है वो केवल न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स के ही एक्सप्लेन करता है, कैसे न्यूली फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। उससे पहले के अगर कोई माउंटेन्स होंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन प्लेट टेक्टोनिक जो है वो ढंग से नहीं करता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स जो बिल्डिंग हुए हैं टोटल पूरी दुनिया में, उनके 4 अलग अलग एराज हैं। तो सबसे पहला प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ये सब आप पढ़ चुके हैं अलग अलग एरा। तो जो माउंटेन्स प्री कैम्ब्रियन एरा में बने थे, ऐसे माउंटेन्स को कहा जाता है आर्कियन, आर्कियन टाइम की या आर्कियन माउंटेन्स। ठीक, दूसरा आपका आता है पैलियोजेइक, पैलियोजोइक एरा में जो माउंटेन्स बने थे उनको कहा जाता है कैलिडोनियन, कैलिडोनियन। ठीक है, तीसरा आता है आपका मेसोजोइक, मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा में जो पर्वत बने थे, जो माउंटेन्स बने थे, उनको कहा जाता है हर्सिनियन। और चौथा आता है सेनोजोइक,
सेनोजोइक। इस सेनोजोइक काल में जो माउंटेन्स बने थे उनको कहा जाता है अल्पाइन, अल्पाइन माउंटेन्स। ठीक है, तो ये 4 सीरीज हैं या 4 श्रृंखलाएं हैं जो माउंटेन बिल्डिंग की पाई जा रही हैं पूरी दुनिया में। यानी पूरी दुनिया में 4 अलग अलग टाइम पीरियड में माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो सबसे प्राचीनतम है, प्री कैम्ब्रियन एरा में माउंटेन्स बने थे, जैसे अरावली है तो वो आर्कियन माउंटेन्स हैं, आर्कियन टाइम की या आर्कियन सीरीज की माउंटेन्स कहलाती हैं। पैलियोजोइक काल में जो बनी थी वो कैलिडोनियन सीरीज की माउंटेन्स कहलाती हैं। मेसोजोइक एरा में जो बनी थी वो हर्सिनियन सीरीज की, और सेनोजोइक में जो बनी थी वो अल्पाइन। तो ये जो एंडीज है ये चूंकि सेनोजोइक एरा में बना था इसलिए ये भी एक अल्पाइन टाइप का माउंटेन है ना, अल्पाइन युग का माउंटेन है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, न्यूली फोल्डेड है या अल्पाइन है। ठीक है, इसके बाद अगली विशेषता पे चलते हैं। अगली विशेषता की अगर हम बात करें इसके एंडीज पर्वत के, तो एंडीज पर्वत न्यूली फोल्डेड माउंटेन हो गया, अल्पाइन टाइप का हो गया। ठीक है, इसके बाद ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लंबाई में सबसे ज्यादा लंबी है ये। और अगर हाइट के आधार पर देखेंगे तो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है आपका हिमालय। ठीक है, तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है, और हिमालय के बाद दूसरी जो सबसे ऊंची माउंटेन है वो यही एंडीज माउंटेन है। लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो एंडीज दुनिया का सबसे लंबी माउंटेन सीरीज है। इसके बाद रॉकीज का नंबर है, इसके बाद थर्ड पे हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखा था जो ऑस्ट्रेलिया में है, और फोर्थ पे हमारा हिमालय है लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद ये हमने जान लिया एंडीज पर्वत के बारे में कुछ विशेषताएं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये जितनी भी बातें एंडीज के बारे में बताई गई हैं उन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर हम एंडीज के बारे में एक दो चीजें और देखें, या एंडीज माउंटेन रेंज के समय ही उसके चेन में ही अगर हम कुछ चीजें और देखें, तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो आप जहां पर इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो है, क्वीटो के पास आइए, क्वीटो के पास आइए। क्वीटो के पास अगर आप आएंगे तो क्वीटो के बारे में मैंने आपको बताया कि इक्वेडोर की राजधानी है, इक्वेटर के पास में स्थित है, और इक्वेटर के पास स्थित दुनिया की सबसे हाईएस्ट कैपिटल सिटी है। और यदि आप ओवरऑल में देखेंगे तो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट कैपिटल सिटी है। फर्स्ट पे बोलीविया की राजधानी लापाज मैंने आपको बताया था, जो भी एंडीज माउंटेन रेंज के क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, तो क्वेटो इक्वेटर पर है और दुनिया की सेकंड हाईएस्ट कैपिटल है, और इक्वेटर पर स्थित फर्स्ट हाईएस्ट है। ये अंतर क्लियर रखिएगा। ठीक, क्वीटो के पास में ही अगर आप देखेंगे तो एक पीक मिलेगी जिसका नाम है चिम्बरेजो। ये चिम्बरेजो आपको 6310 मीटर ऊंचा मिलेगा। ठीक है, तो चिम्बरेजो इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही साथ एक एक्टिव वल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये चिम्बरेजो। चिम्बरेजो देख लिया। चिम्बरेजो के पास में ही अगर आप देखेंगे, उसी के हल्का सा और क्वीटो के पास में ही तो आपको एक और पीक दिखेगा जिसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी, क्वीटो के पास में ही कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी भी एक एक्टिव वल्केनो है। ठीक है, और दूसरी बात, जो माउंट कोटोपैक्सी है ये दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वल्केनो है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वल्केनो।
दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कोटोपैक्सी है, इक्वेडोर में स्थित है, इक्वेडोर में प्राप्त होता है और इक्वेडोर की राजधानी क्विटो के पास में ही है। ठीक है, तो कोटोपैक्सी के नीचे चिम्बरेजो जो इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी है। चिम्बरेजो भी एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहां पर अगर आप देखिए ये चिली वाले हिस्से में, तो यहां पर आपको मिल जाएगा ओजोस डल सलैडो। ओजोस डेल सलैडो, ओजोस डेल सलैडो, ये भी एक वोल्केनो है, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, अंतर क्या है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है, लेकिन ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है। ध्यान यही रखना है कि जब प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन कौन सा है, तो उत्तर होगा ओजोस डेल सलैडो। कहाँ पर है, तो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर के पास में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ओजोस डेल सलैडो के अलावा अगर प्रश्न ये पूछता है कि वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो आपका कोटोपैक्सी हो जाएगा उत्तर। ठीक, तो ये अंतर ध्यान रखना है आपको, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो इन चीज़ों को बहुत सावधानी से पढ़ना, बहुत केयरफुली स्टडी, उसको एक बार रीड करना है, उसके बाद उत्तर देना है, क्योंकि लापरवाही में ऐसे ही ईजी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। ठीक, तो ओजोस डेल सलैडो हो गया। ओजोस डेल सलैडो के और नीचे आएंगे तो आपको एकांगागुआ दिख जाएगा, एकांगागुआ। ठीक, ये एकांगागुआ है। एकांगागुआ पूरे के पूरे एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ पूरे के पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है माउंट एकांगागुआ। ये भी चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर वाले क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, तो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक एकांगागुआ स्थित है। ठीक है, तो ये चार चीजें आपने देखी। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज माउंटेन रेंज है, उसमें उनका क्रम क्या है, तो सबसे पहले कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी के बाद चिम्बरेजो है, चिम्बरेजो के बाद आपका ओजोस डेल सलैडो है, और ओजोस डेल सलैडो के बाद एकांगागुआ है। इनका नॉर्थ टू साउथ क्रम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एंडीज पर्वत के बारे में कुछ और जानकारी हो गई। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। हमने वेनेजुएला से शुरू किया था, एंडीज पर्वत वाले क्षेत्र की बात कर ली हमने, एंडीज पर्वत की बात कर ली। ठीक है, अब हम एंडीज पर्वत वाले क्षेत्र से, जिस तरह से आप एंडीज की तरफ आए थे, वैसे ही हम और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, और नीचे बढ़ते हुए बाकी जो चीजें हैं उनके बारे में अपनी जानकारी, अपनी समझ जो है वो इकट्ठा करते चलेंगे। ठीक है, तो कोलंबिया की राजधानी यहाँ पर देखिए बोगोटा है। ठीक है, बोगोटा की बात करें तो ये वर्ल्ड लेवल पर टिन का प्रोडक्शन जो होता है, टिन के प्रोडक्शन के लिए फेमस है ये बोगोटा। ठीक है, तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, एंडीज पर्वत का जो क्षेत्र है उसी में स्थित है, जो टिन उत्पादन के लिए फेमस है। फिर क्वेटो की बात हमने कर ली, और अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा बोलीविया की राजधानी लापाज। ठीक है, तो जहां पर आपको लापाज दिख रहा है, लापाज के जस्ट पास में देखेंगे एक छोटी सी लेक होगी। यहां पर अगर आप देखेंगे एक छोटी सी लेक होगी, लापाज है, लापाज के जस्ट पास में। ठीक है, उसका नाम है लेक पोपो। ये देखिए, ये है लेक पोपो, और ये है आपका लेक टिटिकाका। ये दो झील मिल जाएंगे आपको। तो बोलीविया की राजधानी लापाज है। ठीक है, लापाज के पास में ही एक झील है लेक पोपो जिसका नाम है, तो पोपो झील ध्यान रखना है, बोलीविया की राजधानी लापाज के पास में है। ठीक है, दूसरा लेक टिटिकाका है उसी के पास में। टिटिकाका झील की बात करें तो ये टिटिकाका झील दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेवल पर स्थित ऐसी झील है जिसमें बोटिंग की जाती है ना, यानी वर्ल्ड हाईएस्ट बोटिंग पॉइंट कहा जाता है टिटिकाका लेक को। क्यों? क्योंकि टिटिकाका लेक जो है वो पाया कहाँ जा रहा है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में, एंडीज माउंटेन रेंज जो है उसी में ये पाया जा रहा है। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बोलीवियन प्लेटो है, बोलीवियन पठार है। इस बोलीवियन पठार पर ही
ये लापाज की जो बोलीविया की राजधानी वो भी पाई जा रही, उसी पर लेक पोपो भी है और उसी पर लेक टिटिकाका भी है। ठीक है, अब बोलीवियन प्लेटो की बात करें तो बोलीवियन प्लेटो जो है वो एक अल्टीप्लानो का एग्जाम्पल है, एक अल्टीप्लानो है। अल्टीप्लानो आपको लिखा भी मिल जाएगा, अल्टीप्लानो। अल्टीप्लानो का मतलब होता है कि एक ऐसा पठार, एक ऐसा प्लेटो जो दो चोटियों के बीच में स्थित हो। यानी कि अगर आप इसका चित्र बनाना चाहें तो ये आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला हो गई, बीच में ये ऊपर उठा ऐसा क्षेत्र होगा और फिर यहाँ से माउंटेन होगा, तो ये माउंटेन रेंज हो गया। ये बीच का जो ऊपर उठा हिस्सा है ये आपका पठार का क्षेत्र हो गया, यही बोलीवियन प्लेटो है। और इसके इस तरफ फिर से माउंटेन, तो दोनों तरफ से माउंटेन रेंजेज हैं, पीक्स हैं और उनके बीच में एक पठार है, तो ऐसे पठार को अल्टीप्लानो कहा जाता है। क्योंकि ये बोलीवियन प्लेटो एक अल्टीप्लानो है, इसीलिए इस पर जो स्थित टिटिकाका झील है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट बोटिंग पॉइंट वाली लेक बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो बोलीवियन प्लेटो है, ये बोलीवियन प्लेटो का पूरा जो हिस्सा है ये दुनिया में टिन उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो दुनिया में टिन उत्पादन के लिए बोलीविया का जो पठार है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, बाकी इसी बोलीवियन पठार में लापाज है, इसी बोलीवियन पठार में लेक पोपो है और इसी बोलीवियन पठार में टिटिकाका झील भी है। बोलीविया के बाद अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और, अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो क्षेत्र है बोलीवियन प्लेटो के हल्का सा वेस्ट साइड में अगर आप देखेंगे, इस पूरे क्षेत्र में आपको एक डेजर्ट मिल जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो एक डेजर्ट फैला हुआ मिल जाएगा, उस डेजर्ट का नाम है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, अटाकामा डेजर्ट हो गया। ये अटाकामा डेजर्ट क्या है, तो सबसे पहले ये कोस्टल एरिया में है। ठीक है, दूसरा ट्रॉपिकल रीजन में है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। ठीक है, क्योंकि इसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक उष्ण या ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट है। ठीक है, और दूसरा ये तट पर स्थित है। तो प्रश्न उठता है कि ये बनता कैसे है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पेरू वाला एरिया है, पेरू और चिली इन दोनों का क्षेत्र है। तो बेसिकली जो अटाकामा डेजर्ट है वो चिली और पेरू में फैला हुआ है, चिली प्लस पेरू। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ठंडी जलधारा बहती है इस तरीके से, जिसको पेरू की ठंडी जलधारा कहते हैं या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा कहते हैं। कोल्ड करंट है पेरू की, जिसकी वजह से इस डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर बारिश की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखेंगे ट्रेड विंड्स चलती हैं, तो ट्रेड विंड्स की दिशा कुछ इस तरीके से होती है, इसलिए इसके वेस्टर्न कोस्ट तक पहुँचते पहुँचते जो रेनफॉल की मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो ये अटाकामा डेजर्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, अटाकामा डेजर्ट की बात करें तो अटाकामा डेजर्ट दुनिया का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, विश्व का सबसे ज्यादा शुष्कतम मरुस्थल है, जहां पर बारिश बहुत ही रेयर होती है, न के बराबर होती है ना, 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वो भी कई वर्षों में 20-20, 25-25 वर्षों तक बारिश लगातार होती ही नहीं है। ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर अगर आप अटाकामा डेजर्ट वाले क्षेत्र में ही देखेंगे तो आपको कुछ सिटीज दिखेंगे, है ना। सिटीज दिखाने के लिए मैं आपको एक दूसरा मैप दिखाता हूं। हाँ, इस मैप में अगर आप देखें तो यहां पर देखिए सबसे पहले ये आपका मिल जाएगा अरिका, ठीक है, ये है ये आपका चिली और अर्जेंटीना का क्षेत्र, ये आपका पूरा जो क्षेत्र है ये अगर आप देखेंगे तो ये अटाकामा डेजर्ट वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये जो मैंने रेड कर दिया, इस अटाकामा डेजर्ट के पास में सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक शहर मिलेगा आपको अरिका, अरिका के नीचे अकीक, अकीक के नीचे एंटाफगोस्टा। ठीक है, ये 3 शहर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले अरिका, अरिका के बाद अकीक, अकीक के बाद एंटाफगोस्टा, ये 3 शहर मिलेंगे। अरिका की बात करें तो अरिका जो है वो दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है,
सबसे शुष्कतम स्थान है जहां पर बारिश सबसे कम होती है, जो प्राप्त कहाँ होता है तो अटाकामा डेजर्ट के पास में। अरिका के नीचे ही अकीक और एंटाफागोस्टा है। ठीक है, ये जो अरिका शहर है यहाँ पर पहले कोलीच के भंडार पाए जाते थे। कोलीच बेसिकली एक टाइप का सॉइल होता है, एक मिट्टी का टाइप ही होता है जिसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, या यूरिया जैसी चीजें आप कह सकते हैं, है ना, ऐसी कुछ चीजें पाई जा रही थी। तो जब तक ये मिनरल यहाँ पाया जा रहा था तब तक ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर अच्छे से फलता फूलता रहा, विकास करता रहा। लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ से अरिका वाले क्षेत्र से ये कोलीच के जो भंडार थे ये खत्म हो गए, और जब ये भंडार खत्म हो गए तो यहाँ पर जो कुछ भी मानव बस्तियां थी वो बस्तियां हट गई, वो यहाँ से कहीं और चले गए। इसलिए वर्तमान में जो अरिका है वो एक घोस्ट टाउन के रूप में प्राप्त होता है। एक घोस्ट टाउन, घोस्ट टाउन यानी प्रेत नगर। आजकल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी जो सिटीज हैं वो घोस्ट टाउन में लगातार कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक है, तो अरिका उसी तरीके का एक घोस्ट टाउन है। ठीक है, इसके बाद अकीक है। अकीक के पास, अकीक के नीचे एंटाफागोस्टा है। एंटाफागोस्टा नाइट्रेट की खानों के लिए फेमस है, नाइट्रेट, है ना। तो एंटाफागोस्टा दुनिया में नाइट्रेट की खानों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, ये जहां पर आपने अकीक देखा है, अकीक के पास में ही आपको एक और शहर मिलेगा जो शायद एटलस में लिखा नहीं होगा, लेकिन अकीक के जस्ट नीचे आप अपने से एक पॉइंट लगाकर लिख लीजिएगा। उस शहर का नाम है चुक्विकमाटा। चुक्विकमाटा, ये चुक्विकमाटा जो है ना, ये तांबे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तांबा। ठीक, तो चुक्विकमाटा तांबा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कहां पर पाया जा रहा है तो अटाकामा डेजर्ट में। ओवरऑल अगर हम अटाकामा डेजर्ट की बात करें तो ये दुनिया में तांबा भंडार के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। जितने भी तांबा की जो प्रोडक्शन होता है उनमें सबसे ज्यादा इसी चुक्विकमाटा की खान से प्राप्त होता है, या इसी अटाकामा डेजर्ट के एरिया में प्राप्त होता है। यह है कहां पर तो चिली में। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो दुनिया में तांबे का प्रोडक्शन में हमेशा नंबर 1 पे चिली ही रहता है। ठीक है, तो ये चुक्विकमाटा तांबे की खान है। इसको वर्ल्ड कॉपर कैपिटल भी कहा जाता है, विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये हो गई अटाकामा डेजर्ट की बात। आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे, जब तक रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।